नमस्कार साथियों, ये कक्षा द्वितीय श्रेणी शिक्षक ग्रेड अध्यापक परीक्षा के क्रैश कोर्स से संबंधित है। यहाँ पर हम हिंदी विषय का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है, 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है। इस तरह से लगभग हम इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको पूरा कोर्स दे चुके हैं, पूरा कोर्स हो गया है। अब हमारा ये आखिरी प्रकरण शिक्षण विधियां बचा है, जिसे हम आज आपके सामने पढ़ाएंगे। आज इस कक्षा में ये प्रकरण चलेगा, 1 से 2 क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे ताकि आपको पढ़ने का भी समय मिले, इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम इस कक्षा में शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियां, ठीक है। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमें ये देखना है कि जो एक शिक्षक जिस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधियां कहते हैं, ठीक है। शिक्षण विधियां कहते हैं। हर विषय की अपनी शिक्षण विधियां होती हैं। यहाँ हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां समझने से पहले विधियों को समझने के लिए भाषा से संबंधित कुछ बातें भी जाननी आवश्यक हैं। कुछ बिंदु पर विचार करेंगे, ठीक है। करना एवं भाषाई कौशलों पर चर्चा करना भी आवश्यक है। तो देखिए, चूंकि हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें भाषा से संबंधित जानकारी चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा के बारे में, भाषा की विशेषताएं, भाषा से संबंधित और भी बातें जो हम नहीं जानते हैं। जब उनके बारे में जानेंगे तभी हम भाषा से संबंधित पाठ योजना, लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे, उनकी विधियों को समझ पाएंगे। और उसके साथ ही साथ भाषा के जो कौशल होते हैं, जैसे उच्चारण है, वर्तनी है, लेखन है, भाषण है, वाचन है, ये सारे कौशलों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि ये कौशल कैसे हम इनको विकसित कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों में इन कौशलों का विकास कर सकते हैं। हम क्या प्रयास करें कि एक शिक्षक के अंदर और क्लास में बच्चों के अंदर इन सारे कौशलों का विकास हो सके। और साथ ही साथ हिंदी भाषा से संबंधित किन किन विषयों पर, किन किन विधाओं पर पाठ योजना तैयार की जा सकती है, उनका शिक्षण कैसे किया जाता है, जैसे गद्य कैसे पढ़ाया जाता है, पद्य कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर विधाओं को, हर पाठ को पढ़ाने के अपने अलग तरीके होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं कक्षा में। भाषा के विविध रूप। तो देखिए, भाषा में कौन कौन से भाषा, हम पहले तो मातृभाषा के बारे में जानते हैं, जिस भाषा को बोलते हुए बड़े होते हैं,
जैसे हम अपने क्षेत्र में मान लीजिए मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। फिर बोली, हमारे क्षेत्रीय बोली, प्रादेशिक, प्रादेशिक पूरे जैसे राजस्थान की बोली हिंदी है, ठीक है। और भाषा, भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, प्रादेशिक भाषा हो गई। और राजभाषा, राजभाषा भी हिंदी है। और राष्ट्रभाषा हिंदी है नहीं, पर हम मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस तरह से भाषा के अनेक रूप होते हैं। इस तरह से भाषा की, भाषा क्या है, भाषा क्या है, यहाँ हम भाषा के बारे में पहले थोड़ी सी एक विचार जानते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, क्या है भाषा? वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है, भाषा का अर्थ। दूसरे शब्दों में कहें कि भाषा विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। विचार विनिमय का एक सशक्त, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य ही भाषा जानते हैं, पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा में अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाते हैं। भाषा के कई रूप होते हैं, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है और एक सांकेतिक होता है। हम मौखिक रूप में सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अशिक्षित, शिक्षित, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और लिखित भाषा का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग में ही होता है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसे किसी को बुलाया इधर आओ, किसी ना किसी रूप में हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे कि चौराहे पर लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, स्टेशन में लाल झंडी, हरी झंडी, ये सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। देखिए, अब हम आगे भाषा की विशेषताएं समझते हैं। अर्जित संपत्ति। देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति है। हमें कोई परंपरा में, यानी कि कोई हमको देता नहीं है, जैसे पिताजी ने अपनी भाषा हमें पकड़ा दी, ऐसा नहीं है, हमें सीखनी पड़ती है, भाषा हमें सीखनी पड़ती है। कोई धन संपत्ति नहीं है जो हमें परंपरा से मिल जाती है। सामाजिक प्रक्रिया, हम समाज में प्रक्रिया करते हुए, व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए, कर्म करते हुए, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हुए ही भाषा को सीखते हैं। परंपरागत, परंपरा से आती है, यानी कि हम अपने माता पिता की भाषा को सीखते हैं। माता पिता की भाषा को ही सीखते हैं। सबसे पहले हम वो बोलते हैं जो हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं परंपरागत रूप में आती है, लेकिन पूरी तरह से वो हमें उठा के एक संपत्ति की तरह पकड़ा दें, ऐसा नहीं है, तो वो अर्जित है। यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है जैसे ध्वनि, ध्वनि के आधार पर अक्षर। हिंदी में ध्वनि के आधार पर अक्षरों की व्यवस्था है। जैसे क बोला तो क लिखेंगे, ग बोला तो ग लिखेंगे, स बोला तो स लिखेंगे, है ना। अब अंग्रेजी में सी को भी क, के को भी क, जी को भी ग, कहीं कहीं जे को भी ग,
जी, जे को भी ज और कहीं कहीं जी को भी ज। तो इस तरह से रोमन लिपि में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। परिवर्तनशील है, भाषा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। पुराने जमाने में पहले संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत थी, फिर अपभ्रंश थी, फिर पुरानी हिंदी आई, फिर नई हिंदी आई, फिर खड़ी बोली आ गई, और आज भी निरंतर भाषा में परिवर्तन हो रहे हैं। अनुकरणात्मक, एक के द्वारा दूसरा सीखता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, तो अनुकरणात्मक है। हम बड़ों से देखकर सीखते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में तीन चीजें, दृश्य, श्रुत और विचार, तीन चीजें, विचार बिंब और भाव बिंब, ये चार आते हैं। जैसे कि बच्चे को, इसको हम थोड़ा सा अलग से बताते हैं। यहाँ पूरा बोर्ड, भाषा अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम माने होता है सीखना। भाषा अधिगम की प्रक्रिया, इसमें चार बिंब काम करते हैं। बिंब माने होता है एक हमारे अंदर एक कल्पना बनती है। तो पहला बिंब है दृश्य बिंब। ठीक, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा है, उसको, या 2 साल का है या 1 साल का है, जो समझने लगता है, लगभग 1.5 से 2 साल का मान लीजिए, उसको ये दिखाया, ये फोन है, मोबाइल है, ठीक है। उसने इसको देखा और देख करके अपने मस्तिष्क में इसका बिंब बना लिया, और अपना बिंब बना करके इसको देख समझ गए, और 2-4 बार देख देख के उसने दिमाग में एक चित्र बना लिया, एक अनुभव कर लिया कि ये मोबाइल है। अब घर में किसी ने कहा बेटा मोबाइल लाना, तो उसने सुना। दूसरा बिंब कौन सा काम किया? श्रुत बिंब। दूसरा उसने श्रुत बिंब बनाया, सुना, सुना और सुन करके उसका चित्र से उसका संबंध जोड़ा। मोबाइल लाना, उसने चूंकि दृश्य रूप में मोबाइल को दिमाग में बैठा रखा था कि मोबाइल क्या होता है। पहले तो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, उठा के फेंक देगा, उसे क्या पता, तो वो उठा कर लाया, वहां रखा है, वहां से उठा लाया, दे दिया ये मोबाइल, यानी उसके स्रोत और दृश्य दोनों बिंब क्लियर। अब उसने तीसरा बिंब जो बनाया वो विचार, भाव बिंब, सॉरी, तीसरा बिंब होगा विचार बिंब। हाँ, विचार बिंब। विचार बिंब, ठीक। फिर उसने विचार करने शुरू किया कि मोबाइल में करते क्या है, सोचना शुरू किया। देख रहा है, चला रही हैं, तो वो भी फोन मौका पाएगा तो ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, ये निकालेगा, वो निकालेगा, वीडियो चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा, जो भी चलाएगा बच्चा चलाने लग जाएगा देख देख के। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उसने क्या देखा कि इस फोन से मम्मी बात भी करती हैं, तो वो बच्चा वो भी जोड़ लेगा। फिर वो अगले स्टेप में उसका भाव बिंब क्लियर हो जाएगा। भाव बिंब क्लियर होगा कि इस फोन को देखा भी जाता है, इसको चलाया भी जाता है, और इतना ही नहीं, इससे बात भी की जाती है, इसके वीडियो कॉल भी होता है, सामने दिखता भी है कोई। तो ये चीज उसने दिमाग में भाव बिठा लिया। अब कभी मम्मी ने कहा बेटा नानी से बात करोगे, तुरंत भाग के फोन उठा के लाएगा, लो। और नहीं भी पूछेंगे तो भी उसके दिमाग में जैसे ही आया कि हमें अपने किसी रिश्तेदार से या किसी से बात करनी है, तो फोन लेके जाएगा मम्मी के पास, मम्मी, दादा, बाबा, दादी, जो भी बात करना है वो 2 शब्दों में अपने भावों को प्रकट कर देगा कि मुझे बात करनी है, मुझे बात कराओ, क्योंकि ये चीज उसके दिमाग में भाव बिंब के रूप में बैठ गई है कि इस फोन से बात भी होती है, इस फोन पे हम अपने परिवार के लोगों को देख भी सकते हैं। तो एक हो गई ये आज के जमाने की फोन की बात। अगर हम शुरुआत के छोटे जमाने की जगह, जैसे बच्चे ने गाय देखी, ठीक है, गाय को देखा, देख करके उसका जो चित्र है वो अपने दिमाग में बैठा लिया। फिर किसी ने बोला गाय, ग से गाय उसने स्कूल में सीखा, गाय का चित्र देखा, और जैसे ही सामने गाय दिखी तो उससे जोड़ लिया गाय, ये गाय है। जैसे ही मम्मी ने बोला गाय देखो, गाय दिखेगी, उसको चित्र दिखेगी, तुरंत बोला गाय आ रही है, यानी गाय के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा उसके बिंब का, ठीक है।
तुरंत बता देगा। किताब है, किताब में चित्र बना है, बच्चे से पूछा जाएगा गाय कहाँ है, वो तुरंत गाय पर उंगली रखेगा, ये गाय है। क्यों? क्योंकि दृश्य से और श्रुत बिंब उसने जोड़ लिया है। अब उसके बाद उसको एक बार किसी ने बता दिया कि गाय, पता है गाय दूध देती है, टीचर ने बताया गाय हमें दूध देती है। हम दूध पीते हैं तो घर में आएगा दूध पिएगा, मम्मा गाय, गाय ने दूध, गाय का दूध है। उसने दिमाग में एक विचार बैठा लिया कि गाय दूध देती है, यानी गाय से दूध मिलता है। उसके बाद जब भाव बिंब होगा तो और भी पड़ेगा, गाय हमारी माता है, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, है ना, गाय पवित्र होती है। ऐसे बहुत सारी बातें जो है अपने मस्तिष्क में बैठाता जाएगा वो। गाय कैसी होती है, फिर गाय के दृश्य बिंब से, गाय के 4 सींग होती हैं, है ना, गाय, गाय की पूजा करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे भाव उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, अधिगम, अधिगम माने सीखना, अधिगम प्रक्रिया में ये 4 प्रकार के बिंब काम करते हैं। चार प्रकार के बिंब काम करते हैं। अब है भाषा के कौशल। देखो कौन कौन से कौशल होते हैं? श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन और अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार के कौशल होते हैं। सबसे पहले बच्चे का श्रवण कौशल सक्रिय होता है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं, वही समझते हैं। तो सुनना शिक्षण का, सीखने का सबसे पहला स्टेप है। यहां पर आपको समझा दें, जो बच्चे सुनते हैं वही बोलते हैं। अगर किसी बच्चे में सुनने की क्षमता नहीं है, श्रवण शक्ति नहीं है, तो वो बोल नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। कितना भी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी हो उसकी, बोलने की जो इंद्रिय है, जिह्वा है, बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर उसमें सुनने की शक्ति नहीं है, वो बहरा है, तो बोल नहीं सकता। बहरे हमेशा गूंगे होते हैं। क्यों? जब वो सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या? सुनना सबसे पहली, सबसे अच्छी और सर्वाधिक प्रक्रिया है, और सबसे श्रेष्ठ भी है। अंग्रेजी में एक उदाहरण है, एक कहावत है, लिसनर इज द बेटर देन स्पीकर, यानी सुनने वाला बोलने वाले से ज्यादा अच्छा और महान होता है। क्योंकि सुनने वाला ही नहीं होगा तो बोलने वाला बोल करके करेगा क्या? आप सुन रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप सुनने वाले नहीं हो तो हम बोलकर क्या करेंगे? तो सुनना जो है सबसे पहली प्रक्रिया है, और जो श्रवण कौशल है वो सबसे पहले काम करता है। फिर उसके बाद बोलना, फिर उच्चारण में सुधार कैसे होगा ताकि वो बढ़िया बोले। पहले तो सुने बढ़िया, तो सुने बढ़िया तब जब बोलने वाला बढ़िया हो, बोलने वाले का उच्चारण शुद्ध हो। तो यही सारी प्रक्रिया हमको इन कौशलों में पढ़नी है। फिर वर्तनी, फिर लिखने की प्रक्रिया, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा। ये सीखने की, ये भाषा की स्टेप है। पहले इंसान सुनता है, बच्चा बोलता नहीं है, पहले सुनता है, सुनते 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 धीरे धीरे बोलो पापा पापा पापा, वो पापा बोलने लगता है, मम्मा मम्मा, वो मम्मा बोलने लगता है, पानी दो, पानी मांगता है, मम्मा मांगता है, माँ मांगता है। जो भी बोलता है बच्चा सुन सुन के ही बोलता है। अगर उसके सामने कोई बोले नहीं, बात नहीं करे, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। एक बच्चे को जंगल में रख दिया जाए और उसके सामने कोई चर्चाएं ना की जाए, कोई आवाज ना की जाए, सिर्फ वो जंगली आवाजें सुने, तो वो वैसी ही आवाजें निकालने लगेगा, वो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करेगा। फिर वाचन कला, वाचन का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। वाचन का मतलब होता है पढ़ना, समझना, सीखना। जब लिखने लग जाएगा तभी पढ़ेगा। बच्चे को पहले, सबसे पहले छोटे बच्चे को, जब बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, नर्सरी में जाता है, तो पहले इसको लाइन, आड़ी, तिरछी, बेड़ी, फिर सर्किल, फिर ट्रायंगल, है ना, फिर ये सारे उसको सिखाए जाते हैं।
है ना। फिर ऐसे सिखाया जाता है, फिर ऐसे सिखाया जाता है, सर्किल, फिर आधा सर्किल, फिर लाइन डाली, फिर आड़ी खड़ी लाइन, ऐसे उसको अक्षर, तिरछी लाइन से ए बनाना सिखाया जाता है, सीधे से 1 और सर्किल से 0 10 बनाना सिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चा घर में पहले सुनकर सीखता है और उसके बाद फिर लेखन कौशल का विकास होता है। सुनने और बोलने के बाद फिर लेखन कौशल, लेखन कौशल के बाद जो वर्तनी, जिसको हम वर्तनी कौशल कहते हैं, वर्तनी सुधार, फिर उसके बाद वो पढ़ना सीखता है। जब वो लिखने लग जाता है, सबसे पहले उसको लिखना सिखाया जाता है, पहले पढ़ना नहीं सिखाया जाता है। बोल लेगा, आप उसको कविता सिखा दीजिए, कविता का चित्र देख करके, किताब देख करके सारे चित्र पलट के वो कविता सही बोल देगा, लेकिन उसको अक्षर को पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ बिल्कुल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता। पहले लिखना सीखेगा, और जब लिखना सीख जाएगा उसके बाद मिला मिला के पहले अ लिखेगा, फिर 2 अक्षर के लिखेगा, फिर 2 अक्षर के, फिर मात्रा वाले लिखेगा, पहले बिना मात्रा के पढ़, चल, घर, है ना, नल, पहले छोटे आ की मात्रा के, फिर बड़े आ की मात्रा के राम, नाम, काम, धीरे धीरे सीखेगा। ज्यों ज्यों बड़ा होगा, नर्सरी केजी प्रेप में जाएगा, फिर धीरे धीरे सारी मात्राओं के शब्द सीखेगा। जब सारी मात्राओं के शब्द सीख लेगा, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेगा, फिर जाके सेंटेंस पढ़ने लग जाएगा। वाक्य पढ़ने के बाद तब धीरे धीरे उसके पढ़ने की कला का विकास होगा। यानी पढ़ने की कला का विकास बच्चे कक्षा 3 के बाद से ही सही से कर पाते हैं। उसके पहले वो केवल समझने, सीखने और लिखने का काम ही करते हैं। ठीक है। तो विचार विनिमय के जो माध्यम है, हम जो अपने विचारों को पहुंचाते हैं, वो उसमें देखो ये हमारी इंद्रियां काम करती हैं, है ना, गंधेंद्रियां। हम किसी को गंध लेते हैं, जैसे कि किसी ने बात की गुलाब के फूल में बहुत अच्छी खुशबू होती है, हमने बात के माध्यम से ही उसकी सुगंध ले ली। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, मीठा आ गया, मुंह मीठा हो गया। इमली का नाम लिया, मुंह खट्टा हो गया, स्वादेंद्री विकसित हो गई। गंधेंद्री, स्वाद आ गया। दृगेंद्री, देख करके दृश्य हमारे सामने, जैसे हम कहें कि वो चले जा रहे हैं, राम बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बालक हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण भगवान अपने आंगन में बहुत ताली दे दे करके, किलकारी मार के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो दृश्य हमारे आंखों में आ गया और उस दृश्य का हम आनंद लेने लगे, हमारी दृष्टेंद्रिय विकसित हो गई। खाने पीने की वस्तुओं के नाम लेते ही स्वादेंद्रिय विकसित हो गई। स्पर्श, कभी कोई ऐसा वर्णन होता है कि हमें स्पर्श का अनुभव होता है, वो ये छू रहा है, वो ये कर रहा है, स्पर्श का अनुभव होता है, हमारे रोमांच हो जाता है, तो स्पर्श का अनुभव होता है, जिसमें कर्णेंद्रिय सर्वाधिक, क्योंकि सुनने से ही ये सारी इंद्रियां सुनने से ही विकसित होती हैं। हम कान से सुनते हैं तो स्वादेंद्रिय विकसित होती है, गंधेंद्रिय विकसित होती है, कर, और हमारी जो है स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श अनुभव करते हैं। हम फोन में बात कर रहे हैं किसी से, वो ऐसी बातें कर रहा है कि उसकी हम हर बात का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर पर, तो वो स्पर्श इंद्रिय विकसित होती है। लेकिन सबसे पहला काम तो श्रवणेंद्रिय ही करती है, इसलिए श्रवणेंद्रिय सबसे अच्छी होनी चाहिए। हमारे सुनने की जो क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर गलत सुन लिया तो गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षक सबसे पहला जो प्रदर्शन करता है, सबसे पहला जो माध्यम होता है, वो शिक्षक का खुद का व्यावहारिक ज्ञान होता है। वो जैसे बोलेगा, जैसे बोलेगा, जैसे लिखेगा, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। विषय के माध्यम से ज्ञान बाद मिलेंगे, व्यावहारिक ज्ञान उसे पहले प्राप्त होगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि उसका उच्चारण सही हो, उसका लेखन सही हो, उसकी वर्तनी सही हो, उसका बोलने का तरीका सही हो, उसका पढ़ाने का तरीका सही हो, उसका समझाने का तरीका सही हो। बच्चों को अपने आप समझ में आता है। अब आए भाषा शिक्षण के सूत्र। भाषा के कुछ तरीके हैं जिनको हम महावाक्य कहते हैं। ये भाषा कहाँ से किस ओर जाती है, यहाँ हमें ये लेना है। देखो, सरल से कठिन की ओर। इस पेज पर हम इसकी व्याख्या करेंगे।
सरल से कठिन की ओर। हमें सरल चीजें आती हैं, कठिन नहीं आती। तो हम जो भाषा है, जब हम सीखने का काम करते हैं तो सरल से कठिन की ओर जाते हैं। जैसे विद्यालय, हमको पता है विद्यालय क्या होता है, ठीक है। विद्यालय क्या है? विद्यालय मतलब जहां हम पढ़ते हैं वो विद्यालय है। ये सरल है हमारे लिए, लेकिन ये बना कैसे है? विद्यालय, आलय, इसमें क्या प्रक्रिया हुई है, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या नियम लगे हैं, ये किसी को नहीं पता होता है, हमको नहीं पता होता है। जब हम शुरुआत में सीखते हैं तो शब्द सीख लेते हैं, राम कैसे लिखा जाता है सीख लेते हैं, पर इसमें कौन सी मात्रा लगी है, कैसी लगी है, ये हम बाद में सीखते हैं, बोलने लगते हैं सारी चीजें। तो सरल जो चीजें हमारे लिए होती हैं वो हमें आती हैं, हम कठिन की ओर जाते हैं। शिक्षा में हम हमेशा कठिनाई की ओर जाते हैं, ठीक है। दूसरा शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए ये भी, ये स्थूल है, बड़ा रूप, ये जो विद्यालय है वो स्थूल रूप है, ठीक है, बड़ा रूप। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सूक्ष्मता की ओर, ये सूक्ष्म है। एक ही उदाहरण में हम सारे समझ लेंगे, सूक्ष्मता की ओर जाते हैं हम, ठीक है। छोटी चीजों को सीखते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो नियम छिपे हुए हैं इसमें, जो तरीके छिपे हुए हैं, ये संधि के द्वारा बना है, समास के द्वारा प्रत्यय उपसर्ग क्या लग रहा है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ये सारी सूक्ष्म चीजें हैं। हम सिर्फ स्थूल सबको आता है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये पता है ये नहीं पता है, तो ये अज्ञात है, ठीक है। सारे नियम इसी में लागू हो जाएंगे। अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव, हमें अनुभव है विद्यालय का, इस शब्द का अनुभव है हमको, विद्यालय जाना है, हम पहुंच जाएंगे विद्यालय। फिर तर्क करेंगे विद्यालय बना कैसे है, इसके कैसे तरीके कैसे हैं, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है कि एक ही शब्द है, कि इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है, ये सारा तर्क का विषय बन जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण हो, देखो विश्लेषण, विश्लेषण माने ये जुड़ा हुआ है और फिर इसके बाद इसके टुकड़े करते हैं, तो ये संश्लेषण, हम संश्लेषण की ओर जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ परोक्ष शब्द है, ये विश्लेषण है। परोक्ष सबको पता है, परोक्ष जो हमारे सामने नहीं है, परोक्ष, लेकिन ये बना कैसे है? अब संश्लेषण की ओर जाएंगे, इसको अलग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो इन नियमों को हम सीखते हैं। बना अक्षी, अब ये बताएंगे तो इसमें कैसे होगा, विसर्ग का ओ हो गया और अक्षी का अक्ष हो गया, तो ये संश्लेषण। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलती है, पूर्ण से अंत की ओर। पहले हम पूर्ण की ओर हैं, पूर्ण हमें पता है, और इसके अंश, इसके टुकड़ों की ओर हम जाते हैं और सीखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर जाकर ही सीखते हैं, अंश से पूर्ण की ओर नहीं सीखते हैं कभी भी, ध्यान रखना। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट हमें आता है, विशिष्ट हमें आता है, विशिष्ट हमें आता है, सामान्य जो परा और अच्छी जो सामान्य है वो सीखना पड़ता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दिख रहा है हमको, ये है, इसमें क्या छुपा है वो सीखना पड़ता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, हमेशा जो है उसके द्वारा जो नहीं है वो दिखाया जाता है। जैसे सपोज करिए कि हमें किसी जानवर की आवाज सुनानी है, किसी जानवर की प्रक्रियाएं दिखानी है, शिक्षक स्वयं मूर्त रूप में प्रदर्शन विधि के द्वारा सिखाता है, वो ऐसे चलता है, ओ ऐसे बोलता है। तो किसी तरह से भी प्रदर्शन के द्वारा, अभिनय के द्वारा उस अमूर्त वस्तु को जो कक्षा में नहीं है मूर्त रूप में लाया जाता है। किसी बच्चे को खरगोश बना दिया है ना, किसी रूप में प्रस्तुत करके उस मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो ये जो है इसके शिक्षण सूत्र है। अब हम आते हैं अपने कौशल पर, भाषाई कौशल। जो 5 कौशल आपको बताए हैं, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वचन कौशल, वर्तनी कौशल और अभिव्यक्ति कौशल, है ना, लेखन कौशल और अभिव्यक्ति कौशल। तो सबसे पहले
श्रवण कौशल। इसका संबंध सीधा ध्वनि विज्ञान से है। किससे है? ध्वनि विज्ञान से। ध्वनि मतलब जो हम सीखते हैं, सबसे पहले हमको अ ई उ क ग च ज, ये जितनी भी ध्वनियां होती हैं, ध्वनि का संबंध उच्चारण से होता है। ध्वनि का संबंध सीधा उच्चारण से होता है। और श्रवण कौशल बोलने वाले के शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध उच्चारण के द्वारा विकसित होता है। और ये सब एक दूसरे पर बोलने वाले के शिक्षक के उच्चारण कौशल के माध्यम से ही बच्चों का श्रवण कौशल विकसित किया जाता है। और बच्चों का श्रवण कौशल अगर शुद्ध हो गया तो उनका उच्चारण कौशल, उनका लेखन वर्तनी कौशल, उनका अभिव्यक्ति कौशल सब अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। अशुद्धियां घटती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनके श्रवण कौशल को विकसित किया जाए, श्रवण कौशल को शुद्ध किया जाए। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना इस कौशल का प्रमुख कार्य है। ठीक है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर आशय ग्रहण करना, वक्ता के या बोलने वाले के आशय को, बोलने वाले के आशय को ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना श्रवण कौशल कहलाता है। अब हम श्रवण कौशल के उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनने की क्षमता का विकास करना, ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, वक्ता के आशय को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं समझ को विकसित करना, समझ को विकसित करना। ठीक है, ये भी एक इसका उद्देश्य है। केवल सुनना ही नहीं, समझने की क्षमता को भी विकसित करना इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। धैर्य पूर्वक, यहां पर हम इसमें जोड़ सकते हैं धैर्य पूर्वक सुनकर समझ को विकसित करना। ठीक है, ग्रहण शक्ति एवं श्रवण शक्ति को क्रियाशील करना, ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसलिए श्रवण कौशल, और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये जो प्रक्रिया है सीखने की, श्रवण से ही
उच्चारण सही होगा, ठीक है। उच्चारण से ही लेखन, वर्तनी, और वर्तनी से ही फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और वाचन, पढ़ने की प्रक्रिया। पढ़े भी जब उच्चारण सही होगा, सुनेगा, तो पढ़ने में भी वो सही बोलेगा। वाचन मतलब पढ़ना या बोलना। बोल वो बाच धातु से बना है, तो ये तभी होगा, इसलिए श्रवण कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस कौशल की प्रमुख विधियां, किन विधियों के द्वारा हम श्रवण कौशल को अच्छा बना सकते हैं, बच्चों की सुनने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, वो उसमें प्रमुख विधियां हैं। स्वस्वर वाचन विधि। हम स्वर में कविता को फूल सजाने, फूल स्थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। यानी इसका स्वर वाचन करके हम स्वर के साथ कविता को पढ़ के बच्चों के सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुचिकर हो जाएगा पाठ। हम पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, नहीं चाह सुरवाला के गहनों में मैं गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो सस्वर वाचन शिक्षक के जो वाचन का पहला स्टेप है, वाचन कला का पहला स्टेप है सस्वर वाचन, जिससे बच्चों का शिक्षक के प्रति, पाठ के प्रति ध्यान केंद्रित होता है। कक्षा पूरी तरह से अनुशासित रहती है, बिल्कुल बच्चों का ध्यान शिक्षक की तरफ रहता है, और उनकी समझने की शक्ति का, सुनने की शक्ति का विकास भी होता है। तो हम सस्वर वाचन विधि के द्वारा उनके श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, बार बार पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ करके भी बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और बार बार पूछने से उनका श्रवण कौशल, सुनने की क्षमता एकाग्रित होगी और सुनने की क्षमता बढ़ेगी। व्याख्यान विधि, शिक्षक, व्याख्यान विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। कोई कविता पढ़ी, फिर उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना, उसके ऊपर अच्छे से उसका विश्लेषण करना और उदाहरण देते हुए उस बात को स्पष्ट करना। तो व्याख्यान विधि भी एक बहुत अच्छी विधि है। कहानी कथन विधि, हम कक्षा में कभी कभी पढ़ाने के अलावा कहानियां सुनाते हैं, तो भी बच्चों का ध्यान सुनने के प्रति आकर्षित होता है, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। कभी वो कक्षा में हमारे पाठ को नहीं पढ़ना चाहते पर कहानी जरूर सुनते हैं, तो हमारा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है उनके श्रवण कौशल का विकास करना। तो हम किसी भी माध्यम से श्रुतलेख विधि, श्रुतलेख विधि भी छोटी कक्षाओं में, कक्षा 1, 2 से 1 से 5 तक की कक्षाओं में हम सुन करके पहले हम बोलते हैं और बच्चों को लिखाते हैं। तो उच्चारण शुद्ध, की, बड़ी की मात्रा कहाँ लगनी है, की कहाँ लगना है, कहाँ श लगना है, कहाँ सड़क लगना है, कहाँ शील लगना है। तो उच्चारण के माध्यम से हम बोलने के माध्यम से उन्हें लिखने की कला का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल दोनों का, अब भाषण, टीचर जब कक्षा में भाषण देता है या बच्चों को भाषण में, छोटे छोटे भाषणों में, प्रतियोगियों में, भाषण की प्रतियोगिता में उन्हें भाग दिला करके भी उनके सुनने और बोलने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। हमें उनकी कमजोरियों का पता लगाना पड़ता है कि वो उन्हें सुनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। उनके सुनने की क्षमता कम है, या टीचर की समझाने की, सुनाने की या बोलने के तरीका सही नहीं है, ये सारी चीजों पर विचार किया जाता है। तो अब देखिए श्रवण कौशल, यानी जो श्रवण कौशल के विकास में कई बाधाएं होती हैं।
ठीक है, कई बाधाएं हैं, जैसे वक्ता द्वारा शीघ्रता से बोलना, वक्ता द्वारा शीघ्रता से बोलना। दूसरा, तेज आवाज में या धीमी आवाज में बोलना। रुक रुक कर बोलना, छात्र की श्रवणेंद्रिय में विकार होना, छात्र की श्रवणेंद्रिय में विकार भी हो सकता है ना। ये इसके क्यों लिख रहे हैं, इसके बाधाएं, क्योंकि सबसे प्रमुख कौशल यही है। अगर ये कौशल विकसित हो गया, सारे कौशल अपने आप विकसित होते चले जाएंगे, उनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो श्रोताओं का ध्यान भंग होना, हो सकता है कि श्रोता का वक्ता के प्रति ध्यान ना हो, भटक गया हो, इधर उधर हो गया हो, है ना। तो ये भी एक कारण है। और या फिर जो प्रमुख कारण है, आसपास का शोरगुल। जिसको कहते हैं ध्वनि व्यवधान। ध्वनि व्यवधान, ठीक है। जैसे कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों की बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आपस में बच्चे बातें करते हैं जब आपस में, तो उन्हें समझ में नहीं आता। जो बात करता है उसको तो आता ही नहीं, उसके आसपास बैठने वाले बच्चों को भी समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे कक्षा में बिल्कुल शांत रहें और ध्यान पूर्वक पूरे मन से अपना सुनने का जो ध्यान है वो शिक्षक की ओर लगाएं, तो उन्हें बात अच्छे से आसानी से समझ में आएगी। तो ये दो तीन कुछ कारण हैं जिसकी वजह से श्रवण कौशल में विकास संभव नहीं होता है। अब आया उच्चारण कौशल, जिसको हम भाषण कौशल कहते हैं। ये है बोलने का, है ना, बोलना। इसका संबंध भी ध्वनि विज्ञान से है, क्योंकि उच्चारण ध्वनि विज्ञान, इसका भी ध्वनि विज्ञान से है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर उच्चारण अच्छा नहीं होगा तो कोई भाषण भी नहीं दे पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। ये बहुत जरूरी है। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए भावों के अनुकूल शब्दों का संगठन होना चाहिए।
भावों के अनुकूल शब्दों का संगठन होना चाहिए। शब्दों का शुद्ध उच्चारण, इसमें इस कौशल में उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेष ध्यान दिया जाता है। बोलकर अभिव्यक्ति करना इस कौशल का प्रमुख कार्य है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। ये उद्देश्य हैं सारे। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान होना चाहिए, बोलने की कला का विकास होता है, इससे सृजन शक्ति का विकास होता है, हम नई नई चीजों को सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चा बहुत सही से बोलने लगता है, बहुत शुद्ध उच्चारण करने लगता है, उसको बोलने से स्वयं अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं और हमारा बोलना, हमारा भाषण देना सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब सराहना कर रहे हैं, तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसकी प्रमुख विधियां कविता पाठ करा के भी हम विकसित कर सकते हैं, वार्तालाप यानी डिबेट करा के, व्याख्यान विधि के द्वारा, स्वस्वर वाचन विधि के द्वारा, वाद विवाद, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के द्वारा भी हम बोलने की कला का, उच्चारण का, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता रखी, कविताएं, दोहे, चौपाइयां बच्चों से बुलवाया जाता है, सस्वर वाचन करवाया जाता है। हम सस्वर वाचन क्लास में करके एक एक बच्चे से भी सस्वर वाचन करा करके और उसके उच्चारण में शुद्धता ला सकते हैं, उसके उच्चारण कौशल को विकसित कर सकते हैं। अगला है वर्तनी कौशल, लिखने की विधि। वर्तनी मात्रा होता है मात्राओं का ज्ञान, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, इस बात का हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को मात्राओं का अच्छे से ज्ञान कराएं, पहले से बोल दे कि हम बोल रहे हैं, ध्यान दें। मैंने कहा कि तुम राम की किताब लेकर आओ, तो मैंने कहा कि में छोटी की मात्रा, राम की किताब, तो राम की, वो यहां भी की लगा देता है, नहीं, राम की किताब, यहां संबंधवाचक है तो यहां की लगेगा। तो ऐसे हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। मात्राएं पहले भी सिखानी ही चाहिए हमको, छोटे में बच्चे सीख ही लेते हैं मात्राएं। छोटे बच्चों को सबसे पहले मात्राएं सिखाई जाती हैं, फिर मात्राओं के द्वारा अलग अलग शब्द बनाने बताए जाते हैं। इसका संबंध भी लिपि ज्ञान से है, क्योंकि लिपि में ही मात्राएं होती हैं। इसका संबंध भी लिपि विज्ञान से है। इसका संबंध लिपि विज्ञान से है, ठीक है, क्योंकि इसका ध्वनि विज्ञान से नहीं, लिपि विज्ञान से है, क्योंकि जो मात्राओं के चिन्ह हैं, ठीक है, जो वर्ण है, ठीक है, वर्ण के लिखित रूप को, जो लिखित रूप है भाषा का, ठीक है, और ध्वनि जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। ध्वनि मौखिक रूप है, तो लिखित रूप का संबंध लिपि से है, लिपि, और मौखिक रूप का संबंध उच्चारण यानी ध्वनि विज्ञान से है, उच्चारण से।
जो वर्ण है वो लिपि चिन्ह है। जो हिंदी के वर्ण है भाई, क ख ग घ पहले सब बोलते थे, मौखिक पढ़ते थे, गुरुकुल परंपरा थी, बहुत सारे विद्वान होते थे, लेकिन लिखना किसी को नहीं आता था। राम सबको पता था, सब बोलते थे, राम लिखा कैसे जाता है किसी को पता नहीं था। ये जब लिपि आई, जब हमारे पास लिपि का आगमन हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में, तब उसके बाद ये सब लिखना शुरू किया। तो ये वर्ण जो है लिपि चिन्ह है, ठीक है, लिपि के चिन्ह है। तो अब हम जब मात्राओं का वर्तनी की बात कर रहे हैं, तो लेखन कला का विकास लिपि विज्ञान से हुआ है, यानी लिपि से ही हमने लिखना सीखा। लिखकर अभिव्यक्ति प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। भाषा को लिपिबद्ध सही वर्तनी के द्वारा बद्ध करना ही लेखन कला है। ये लेखन विधि नहीं है, लेखन कौशल। अब देखते हैं लेखन कौशल के वर्तनी के उद्देश्य। इसका संबंध लिपि ज्ञान से है, ये हमने समझ लिया। अक्षर और शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, और इससे ज्ञान होता है। शुद्ध उच्चारण द्वारा वर्तनी का सुधार कराना संभव है और कराया जाता है। इससे भाषा को स्थायित्व प्रदान होता है, क्योंकि लेखन जो लिखित रूप है वो भाषा का स्थायी रूप है। किताब आ गई, लिख गया, हमने कॉपी में लिख लिया, वो स्थायी हो गया, और केवल बोलते रहेंगे, वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से उतर जाता है। प्रमुख विधियां हैं सुलेख विधि, देख करके सुंदर लिखना, इसको जैकोटोल विधि कहते हैं। श्रुतलेख, सुनकर लिखना। अक्षर स्वरूप विधि, अक्षर एक हमारे पास छोटे बच्चों की एक किताब होती है रचनावली, जिसमें अक्षर बने होते हैं, उनको देख देख करके अक्षर लिखाया जाता है, ताकि बच्चा वैसे ही। सुडौल रचना, सुलेख विधि। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ये विधियां अधिक उपयोगी हैं। अब आता है चौथा, वाचन कौशल, वाचन पढ़ना, जैसे सस्वर वाचन, मौन वाचन, है ना, अनुकरण वाचन, ये सारे इसमें वाचन में आते हैं। वाचन कौशल मतलब वाच कर पढ़ना, बोल कर पढ़ना जिसको कहते हैं, उसको हम वाचन कौशल कहते हैं। तो जब वर्तनी का संबंध लिपि विज्ञान से है, तो वाचन मतलब पढ़ने का संबंध भी लिपि विज्ञान से ही है। जब तक लिपि का ज्ञान नहीं होगा, लिपि के अक्षरों की पहचान नहीं होगी, तब तक हम शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका यानी इस कौशल का संबंध भी लिपि विज्ञान से है। पढ़कर अर्थ समझना, क्या काम होता है इसमें? पढ़कर अर्थ समझना इसका प्रमुख कार्य है।
पढ़कर अर्थ समझना इसका प्रमुख कार्य है, क्योंकि केवल सुनकर अर्थ समझने में त्रुटियां हो सकती हैं, हम गलत भी सुन सकते हैं। इसलिए पढ़ करके हम एक एक शब्द को गुण करके, एक एक शब्द को समझ के, एक एक शब्द के अर्थ को समझ के, उसकी कठिनाइयों को समझते हुए हम अर्थ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे काठिन्य निवारण करते हैं ना, जब टीचर पाठ पढ़ाते हैं तो पहले सस्वर वाचन करते हैं, पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करके उन शब्दों का अर्थ ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं। फिर अर्थ समझाने के साथ साथ शब्दों का अर्थ बताने के बाद फिर वो शब्द अगर कठिन है तो उनको तोड़ते हैं, उनमें संधि है, उनमें समास है, उनमें क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं, और उसके बाद ही फिर उसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है। फिर भी कई बार टीचर से पढ़े हुए अर्थ को हम भूल जाते हैं, इसलिए पढ़ करके, लिख करके हम उन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो किताब को, पुस्तक को, जो पाठ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद, धीरे धीरे समझने के बाद अर्थ हमें अच्छे से समझ में आता है। तो पढ़ करके अर्थ समझना इसका एक मेन काम है। तो इसमें भी उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों से जब हम कक्षा में पाठ पढ़ते हैं, गद्य पाठ पढ़ते हैं, तो एक एक बच्चे से पढ़ाते हैं कि एक पैराग्राफ आप पढ़ो, एक पैराग्राफ आप पढ़ो। क्यों? इसलिए पढ़ाया जाता है। ये पुनः पाठन है, पुनः पठन जिसको कहते हैं। इससे बच्चों को बोलने की, पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, उनके कौशल विकसित होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लय गति आएगी, कैसे उतार चढ़ाव आएगा, कितनी ऊंची आवाज रखनी है। कुछ बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं तो उनको बताया जाता है कि थोड़ा जोर से बोलो। कुछ बच्चे इतने जोर से बोलते हैं कि कान फटने लगते हैं, उनको समझाया जाता है कि थोड़ा सा मध्यम रहो। तो इन सब चीजों को कक्षा में उनको बताने पर उनके कौशलों का विकास होता है। तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब यहां हम देखते हैं पठन के प्रकार। कितने प्रकार से पाठ को पढ़ा जाता है? तो पहला है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन ये किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा सस्वर वाचन होता है। सस्वर वाचन जिसमें शिक्षक के द्वारा, तो पहले इसका पहला स्टेप होता है आदर्श वाचन। आपने बीएड में पढ़ा होगा, जब लेसन प्लान बनता है तो सबसे पहले आदर्श, पूर्व ज्ञान के बाद आदर्श वाचन आता है। आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन होता है ना। अनुकरण वाचन ये किसके द्वारा होता है? छात्रों के द्वारा। छात्रों के द्वारा, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो पहले शिक्षक 4 लाइन पढ़ता है, फिर एक एक छात्रों से पढ़वाता है। छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन के बाद फिर संवेद वाचन होता है। संवेद वाचन मतलब सारे बच्चों से एक साथ पढ़वाया जाता है, सभी छात्रों के द्वारा। और उसके बाद होता है पुनः वाचन। फिर दोबारा उनकी परीक्षा लेने के लिए कि अब तक बच्चे कितना पढ़ पाए हैं, कितना सही उच्चारण दे पाए हैं, कितना सही ढंग से सीख पाए हैं, इसके लिए उनसे उच्चारण करवाया जाता है। तो पहला तो हो गया ये सस्वर वाचन। दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन में 4 प्रक्रियाएं: आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन, फिर सभी छात्र मिलकर के एक साथ संवेद स्वर में, संवेद मतलब एक साथ स्वर वाचन करते हैं,
और फिर पुनः वाचन किया जाता है। और ये सारे वाचन सस्वर ही कराए जाते हैं। बच्चे बराबर अपने अपने तरीके से लय और गति के साथ पाठ का वाचन करते हैं। अब मौन वाचन में, मौन वाचन, मौन पठन, हम पठन भी कह सकते हैं, वाचन भी कह सकते हैं। इसको कैसे भी कह सकते हैं कि इसका मतलब पठन ही होता है। तो जहां हम पठन भी लिख सकते हैं, वाचन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई अलग बात ये नहीं है। ठीक है। तो मौन वाचन में क्या होता है कि सभी बच्चे शांतिपूर्वक चुपचाप कक्षा में मौन अपने आप पाठ करते हैं। समझते हुए। सस्वर वाचन के बाद फिर शिक्षक कहता है कि अब इसके आशय को अच्छे से समझने के लिए आप लोग एक बार धीरे धीरे पढ़ा देता है। सस्वर वाचन के बाद अर्थ पढ़ा देता है, व्याख्या कर देता है, व्याख्यान दे देता है, उदाहरण दे देता है। उसके बाद कक्षा में 10 मिनट अब आप लोग अपने आप इस पाठ को दोबारा पढ़ो, पूरे पाठ को पढ़ो, अर्थ को समझते हुए फिर देखो यहाँ कौन सा शब्द ऐसा है या कौन सी पंक्ति ऐसी है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है, तो उसका फिर पुनः वाचन किया जाता है और पुनः अभ्यास, पुनः पठन होता है। तो मौन पाठ करते हैं इसको अर्थ को समझते हुए। ठीक है। तो ये जो है ये 3 प्रकार से होता है। एक सामान्य पठन, सामान्य, गंभीर और द्रुत। एक सामान्य, साधारण, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बच्चे सामान्य तरीके से। गंभीर, बहुत गंभीरता के साथ पूरा समय दिया जाता है कि आप आराम से समझो इसको, कोई जल्दी नहीं है। और द्रुत मतलब बहुत धीरे से एक एक शब्द को समझते हुए आराम से इसकी तैयारी करो। तो बच्चों को इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो पाठ बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है और बच्चों का ध्यान पूरी पीरियड में, पूरी कक्षा में पढ़ाई की ओर ही केंद्रित रहता है, शिक्षक की ओर ही केंद्रित रहता है। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाए। तो हमें बीएड में ये सारी प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना चाहिए। अब इसके उद्देश्य देखते हैं हम, क्योंकि पठन कौशल और वाचन कौशल एक ही है, ये किसी नाम से भी आ सकता है, आपके ध्यान रखें। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उच्चारण और समझ को विकसित करना, लिपि वर्णों को पहचानने का ज्ञान कराना, क्योंकि पढ़ेंगे जब बोल के तो लिपि वर्णों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अभिनय के साथ, जो नाटक है, कहानी है, कविताएं हैं, जिस तरह से उसमें अभिनय किया जा सकता है उतने अभिनय के साथ ही कविता का पाठ करने का अभ्यास बच्चों को कराया जाता है। इसको स्वशैली का विकास एवं सृजनशीलता। बच्चे स्वयं से जब बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की क्षमता है। यानी अपनी क्षमताओं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वयं की क्षमताओं, स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर उनको विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। देखिए ये हमने पढ़ लिए पठन के प्रकार, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, फिर पुनर्वाचन, सामान्य पठन, गंभीर पठन, द्रुत पठन, सारे पढ़ लिए। इसमें अक्षर बोध विधि, शब्द ज्ञान विधि, वाक्य विन्यास विधि माने वाक्य बनाना, वाक्य बनाने के तरीके, वाक्य बनाना सिखाना, इन सब से इनका ज्ञान होता है। अनुकरण विधि, टीचर पढ़ता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इन सब विधियों से इस उच्चारण को बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। अब आया आपका अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्ति के अंदर, बच्चों के अंदर जो भी क्षमताएं हैं
जो भी कलाएं हैं, जो भी कौशल हैं, उनकी अभिव्यक्ति देना, उनको अभिव्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। तो अभिव्यक्ति कौशल केवल एक कौशल से संबंधित नहीं है, एक कौशल से संबंधित नहीं है। जितने कौशल आप 4 पढ़ चुके हैं वो सभी के सभी इस कौशल में आते हैं। इसके अंतर्गत सभी कौशल आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी कौशल आ जाते हैं। ये अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, एक बोलकर अभिव्यक्ति करना और दूसरा लिखकर अभिव्यक्ति करना। जो कुछ हमने सीखा है उसको, जैसे वाचन कला, वाचन कौशल, वर्तनी कौशल, उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल, जो भी विकसित किया है उन सबको हम अभिव्यक्ति कौशल में व्यक्त करते हैं। तो लिखकर अभिव्यक्ति करना, ये 2 प्रकार की कौशल इसमें होते हैं, 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है। सभी कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना। तो जितने भी कौशल हैं, यानी यहाँ पर इसमें सभी कौशल आ जाते हैं। जैसे हम सभी कौशलों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं। ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्ति कौशल ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हो, सारे कौशलों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। तो ग्रहण करना में कैसे कर सकते हैं हम? सुनकर ग्रहण करते हैं और पढ़कर, 2 प्रकार से हम ग्रहण करते हैं। और अभिव्यक्त में बोलकर या लिखकर। तो कुल मिला के आपके ये 4 कौशल ही काम करते हैं, श्रवण, उच्चारण, वाचन और वर्तनी, है ना। सुनकर मतलब श्रवण, सब घूम फिरकर अभिव्यक्ति में सारे आ गए। पढ़कर मतलब वाचन, बोलकर मतलब उच्चारण और लिखकर मतलब वर्तनी। तो देखिए, घूम फिर के अभिव्यक्ति के अंदर ही ये सब अभिव्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति के अंदर ही सारे आ गए। तो अभिव्यक्ति कोई अलग से नहीं है, इसलिए हमें अभिव्यक्ति को खास नहीं समझना है। अभिव्यक्ति के ये हो गए, देखो आ गया भाषण कौशल, लेखन कौशल। 2 प्रकार के कौशल होते हैं, एक बोलकर अभिव्यक्ति करना और एक लिखकर। वो हमने सारों को दे दिया, यहाँ पर केवल 2 है। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए भाषण कौशल का विशेष महत्व है। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करना, बोलने की कला का विकास करना, भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए कौशलों का विकास करना, ये सारे कौशल के लिए प्रमुख बंधु हैं, सभी कौशलों के लिए हैं ये आत्मविश्वास में वृद्धि, क्योंकि वैसे तो अभिव्यक्ति का ही है, पर अभिव्यक्ति के अंदर सभी आ जाते हैं, इसलिए ऐसा इसमें कोई भी बात नहीं है जो कि किसी और कौशल पर लागू ना हो रही हो। इसकी सभी जितनी भी शिक्षण की विधियां हैं वो सारी की सारी इसमें लागू हो जाएंगी, क्योंकि सारे कौशल जब इसके अंदर आ रहे हैं तो सारी विधियां भी इसमें लागू हो जाएंगी। हम किसी विधि के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं।
अपने आप अभिव्यक्ति विकसित होगी, श्रवण विकसित है, उच्चारण विकसित है, पठन विकसित है, समझने की शक्ति विकसित है, बोलने की शक्ति विकसित है, लिखने की शक्ति विकसित हो गई है। तो अभिव्यक्ति हमारी दोनों हो जाएंगी कि मुख्य रूप से अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, एक बोलकर और एक लिखकर। तो दोनों अभिव्यक्तियां हमारी इसमें विकसित हो जाएंगी, इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है। अब आया है हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण। क्योंकि हम विधाओं के बारे में जानेंगे तभी हम शिक्षण विधियों को भी समझ पाएंगे। अभी हमने सारे कौशलों को समझा, फिर शिक्षण विधियों में हम इन कौशलों का इम्प्लीमेंट करेंगे, समझेंगे कि किस विधि द्वारा हम कैसे इस कौशल को विकसित कर सकते हैं। और अब हमारी आ रही हैं हिंदी की वे विधियां जिनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हर कक्षा में, चाहे 6, 7, 8 हो, किसी भी कक्षा में आप जाइए तो सारी विधाएं आपको उनके पाठ्यक्रम में मिलती हैं। आपको कविता भी पढ़ाना होता है, आपको कहानी भी पढ़ानी होती है, नाटक भी पढ़ाना होता है, एकांकी भी पढ़ाना होता है, आपको रिपोर्टाज भी पढ़ाना होता है, संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारी विधाएं पढ़ानी होती हैं, गद्य विधाएं पढ़ानी होती हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसी विधाएं जो हम एक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर आती हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए, उनके पाठ योजना बनाने के लिए पहले हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम एक सही सटीक शिक्षण विधि के द्वारा उनकी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। और पाठ योजना, क्योंकि आपके कोर्स में शिक्षण विधियों के बाद पाठ योजनाएं भी आएंगी, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। इकाई मतलब एक इकाई आपको कितने दिन में पढ़ानी है, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, इकाई के द्वारा विभाजित करना। और पाठ, दैनिक पाठ योजना यानी दैनिक रोज आप क्या पढ़ा रहे हैं उसकी पूरा योजना बनाना, जिसको हम इंग्लिश में लेसन प्लान बोलते हैं। तो पद्य शिक्षण हो गया, दूसरा हो जाएगा गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, तीसरा हो जाएगा कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण, चौथा हो जाएगा नाटक शिक्षण, और पांचवा हो जाएगा आपका इसमें व्याकरण शिक्षण। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी ये सारी विधाओं को पढ़ना है। और इसमें एक आता है रचना शिक्षण। रचना के अंतर्गत आप जब 9th में पहुंचते हैं बच्चे, या 6, 7, 8 में ही पढ़ाया जाता है। रचना शिक्षण में जैसे पत्र लेखन, रचना विभाग होता है पत्र लेखन, है ना, पत्र लेखन, पत्र लेखन, बहुत सारे आ जाते हैं, सूचना लेखन, इनको हमको बनाना पड़ता है, इसलिए रचनात्मक लेख में आते हैं। सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, इस तरह से ये बहुत सारे निबंध लेखन वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले पद्य शिक्षण, अर्थ समझने की क्षमता का विकास करना, लय, गति, यति, स्वर आदि का ज्ञान कराना, क्योंकि हम अभी आपको बता चुके हैं जो वाचन में, पठन में जो कविताओं के पाठ होते हैं वो ऐसे ही सस्वर वाचन करे जाते हैं। लय गति का ज्ञान कराना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति को विकसित करना। तो देखिए, पद्य शिक्षण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बोध पाठ, एक होता है रस पाठ। तो बोध पाठ को हम समझ सकते हैं कि जो बोध का मतलब होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा शिक्षा देना। तो बोध से मतलब होता है जो कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्द या कुछ व्याकरण से संबंधित जो शब्द आ जाते हैं,
उनको ज्ञान देते हुए, उनको समझाते हुए पाठ को पढ़ाना। और रस का मतलब अर्थ की अभिव्यक्ति आनंद के साथ। समझ गए? तो जो कठिन बातें हैं, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को, कविताएं जो कठिन होती हैं, जिनमें कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनकी रसानुभूति छात्र आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वो उनका बोध पाठ कराए। बोध पाठ कराए मतलब कि उनकी आई हुई कठिनाई को दूर करते हुए, उनको समझाते हुए, उनको अगर उसमें संधि युक्त शब्द आया है तो अगर उसको तोड़ देंगे तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। उसमें सामासिक पदावली आई है। जैसे सपोज करिए किसी में अगर आ गया है शरण, किसी में अगर आ गया है शरणागत, ठीक है, शरणागत, तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको शरण और आगत अलग करिए। इसकी व्याख्या करिए, शरण को आया हुआ। तो बच्चों को शरणागत का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो किसी भी कठिनाई को इस तरह से व्याख्या करते हुए समझाना, पढ़ाना, उनके नियमों का ज्ञान कराना, जहाँ व्याकरण के नियम आ रहे हैं वहाँ उनका भी ज्ञान कराते हुए चलना। आ और आ बराबर आ, दीर्घ संधि यहाँ पर लागू हो रही है। इस तरह से हम इन बातों को अगर समझाते हुए बच्चों को पढ़ाते जाएंगे तो ऐसे पढ़ाने को बोध पाठ कहते हैं। ठीक है। और रसपाठ, कुछ पाठ इतने सरल होते हैं कि उनकी कविताएं सुनते ही खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि बिना किसी कठिनाई के उनका रसास्वादन हो जाता है बहुत आसानी से। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बोध पाठ के द्वारा सरल करने के कारण वो पाठ रसानुभूति के योग्य हो जाता है। अगर कठिन पाठ है तो पहले उसे बोध पाठ के द्वारा उसका सरलीकरण कर लीजिए, और सरलीकरण किया हुआ पाठ ही रस पाठ कहलाता है। वो आसानी से रसानुभूति करता है। ठीक है, उसमें आसानी से रसानुभूति होती है। तो देखिए इसमें प्रमुख विधियां हैं, गीत विधि, गा करके अभिनय के द्वारा अर्थ बोध कराते हुए, इन विधियों के द्वारा हम इस पाठ को पढ़ा सकते हैं। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण में गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, तो इनको हम समझेंगे। गद्य शिक्षण को देखिए, गद्य शिक्षण में व्यापक गहन पाठ और दुरुस्त पाठ ये होते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि गद्य में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां अधिकांश व्याकरण से संबंधित चीजें ही होती हैं, तो यहाँ भी बोध पाठ कराना बहुत आवश्यक होता है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, व्याकरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि, आलोचना, रचना, तर्क शक्ति का विकास, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, क्योंकि गद्य में मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत ज्यादा आती हैं, और मुहावरे लोकोक्तियां हमारे साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर हैं। ये हमारे समाज के लोगों के द्वारा कहे हुए कथन हैं, जिन्हें साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना हमारे लिए परम आवश्यक है। कई जगह जब मुहावरे युक्त पंक्तियां आती हैं तो उनके अर्थ हमें तब तक समझ में नहीं आते जब तक हम उन मुहावरों का अर्थ नहीं जान लेते हैं। तो देखिए, गद्य शिक्षण में भाव विचार तथ्य, गद्य शिक्षण में भाव विचार तथ्य आदि का अधिक महत्व होता है। आदि का अधिक महत्व होता है।
इसमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी पर ध्यान दिया जाता है और पाठ को शुद्ध वर्तनी, वैसे इसका महत्व तो सब में ही है, गद्य में ज्यादा है, शुद्ध उच्चारण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किसी भी पाठ को, किसी भी गद्य पाठ को या किसी भी भाषा के अंश को कलात्मक तरीके से ढंग से प्रस्तुत करना गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रकार देखें, व्यापक और गहन। व्यापक मतलब बहुत विशाल तरीके से, बहुत सिंसियर, बहुत गंभीरता, बहुत शालीनता के साथ उस पाठ को पढ़ाया जाना। सूक्ष्म अध्ययन, बहुत गहराई से छोटी छोटी बातों को उजागर करते हुए, छोटे छोटे नियमों को बताते हुए, यहाँ पर इस शब्द का क्या मतलब है, यहाँ पर इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे रामचंद्र का निबंध लिखा लोभ और प्रीति, तो लोभ के बारे में सारी बातें बताना, प्रेम के बारे में सारी बातें बताना, इसके प्रकार, इसके तरीके, इन सब के बारे में सूक्ष्म ज्ञान देना। सूक्ष्म ज्ञान देते हुए पढ़ाना व्यापक पाठ कहलाता है, व्यापक अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर व्याकरण के सभी तत्वों की व्याख्या की जाती है। जितने भी व्याकरण से संबंधित तत्व इसमें आ सकते हैं। सपोज करिए इस पाठ में कुछ शब्द संधि के आ गए तो संधि के नियम भी बताना पड़ेगा, कुछ समास के आ गए, समास के नियम भी बताते हुए, प्रत्यय आ गया, प्रत्यय भी बताएंगे, संज्ञा कौन सी है ये भी बताएंगे, उपसर्ग लगा है तो वो भी बताएंगे। कहने का मतलब है व्याकरणिक जितने भी नियम अगर वहां लागू हो रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई शब्द तो ऐसा होगा ही होगा जिसमें व्याकरण का कोई ना कोई नियम, वाक्य की अशुद्धि है तो वो भी बताते हो। जैसे कई बार हमने आपको पाठ पढ़ाए, कविताएं पढ़ाई, वहां जो भी अशुद्धियां आई, जो भी चीजें आई, उनको बताते चले, यहाँ पर ये काव्य दोष है, यहाँ पर ये है। तो ये सारी चीजों को बताते हुए पढ़ाना ही व्यापक पाठ का एक भाग है, व्यापक अध्ययन कहलाता है। अब दूसरा है इसमें द्रुत पाठ। इसके लिए सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। जो किताब है आपकी जो लगी है कोर्स में, सहायक पुस्तक, बच्चों से कह दिया जाता है कि धीरे धीरे अब आप इनको पढ़िए, इनको समझिए। हमने आपको सारी बातें बता दी। अभी भी अगर किसी शब्द की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आई है, ये शब्द यहाँ पर क्यों प्रयुक्त हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, अभी भी नहीं आया तो आप एक बार इसको बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, और जो नहीं आता है वो पूछिए। अगर आ गया है तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे कि आपका ज्ञान स्थायी हो जाए। तो इसको कहते हैं द्रुत पाठ। तो इसमें द्रुत पाठ में व्याख्या पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों की समझ को विकसित किया जाता है, समझ को विकसित किया जाता है। ये कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये वाचन विधि, 3-4 विधियों के द्वारा इस कौशल का विकास, इस पाठ को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा है व्याकरण शिक्षण। अब देखिए व्याकरण शिक्षण हिंदी विषय के अंतर्गत हो चाहे इंग्लिश, कोई भी भाषा हो, व्याकरण शिक्षण हमारे लिए सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि व्याकरण का सही ज्ञान होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। शब्दों पर अनुशासन, सबसे बड़ी बात यहाँ है, शब्दों पर अनुशासन होना आवश्यक है।
बनाए रखना, शब्दों पर अनुशासन बनाए रखना व्याकरण का प्रमुख कार्य है। व्याकरण का प्रमुख कार्य है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराना इस शिक्षण का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर शिक्षक को व्याकरण के सभी नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर उससे नियम नहीं आएंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण को हम दो प्रकार से पढ़ा सकते हैं। पहले हम इसके उद्देश्य देखते हैं। ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान, शुद्ध भाषा का प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान, शब्द और अर्थ के संबंध को समझना, कम से कम शब्दों में भावों को प्रकट करना, ये सब व्याकरण का काम है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा, बड़ी बात कह दी, मुहावरों के द्वारा बहुत बड़ी बात कह देना। तो व्याकरण में इन सब चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है और इन सब का ज्ञान बच्चे को होता है व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण के पाठों को हम दो प्रकार से पढ़ा सकते हैं, एक औपचारिक, एक व्यवहारिक। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो पाठों के प्रकार लेते हैं। एक औपचारिक, औपचारिक मतलब व्याकरण के नियमों के द्वारा, ठीक है, व्याकरण के नियमों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना औपचारिक शिक्षा, व्याकरण शिक्षा कहलाती है। व्याकरण के नियमों को बता करके फिर उदाहरणों में उनका इम्प्लीमेंट करके, उनको प्रयोग करके ये सब बताना औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यहाँ सिद्धांतिक शिक्षा होती है, सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, भेद बता दिए, सबकी परिभाषाएं बता दी, ठीक है, सबकी परिभाषाएं बता दी, किसकी क्या पहचान होती है, फिर उदाहरण दिए, पूछा राम कौन सी संज्ञा है, मनुज कौन सी संज्ञा है ना, प्रभाव कौन सी संज्ञा है, गुण कौन सी संज्ञा है, सामान कौन सी संज्ञा है, समाज कौन सी संज्ञा है। तो पहले परिभाषा बता दी कि जिस सबसे समूह का ज्ञान हो वो समूहवाचक संज्ञा है, समाज समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि औपचारिक शिक्षा जो व्याकरण की है वो है जो हम नियमों के द्वारा देते हैं। सैद्धांतिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ व्याकरण के संपूर्ण नियम बताए जाते हैं
और नियम के बाद फिर उदाहरण में उनकी पहचान कराई जाती है। इस तरह से शिक्षा दी जाती है, जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरा है इसमें व्यावहारिक पाठ। व्यावहारिक पाठ, अब व्याकरण को व्यावहारिक तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं। नियमों की शिक्षा दिए बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ ये विशेष रूप से समझ लें, यहाँ पर व्याकरण के नियमों को सिखाए बिना शिक्षा प्रदान की जाती है। इसे हम व्यावहारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि शिक्षक के द्वारा व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए किस समय क्या बोलना है, किसके साथ किसका प्रयोग होगा। उल्टा सीधा बोल देंगे तो बच्चे भी उल्टा सीधा सीखेंगे, तो यहाँ नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने बोला कि यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो वाक्य शुद्ध है, बच्चे सीख जाएंगे। अगर हम यूं ही बोले यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो जब हमारा उच्चारण, हमारा व्याकरण संबंध ज्ञान गलत होगा तो बच्चों का भी गलत होगा। तो यहाँ पर व्याकरण का शुद्ध ज्ञान, व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करके शिक्षक स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करके बच्चों को व्याकरण की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो शिक्षक का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक का उच्चारण, वाक्य विन्यास, शब्द चयन, किस समय क्या बोलना है, शब्द चयन, वर्तनी ज्ञान यानी लेखन, लिखते समय मात्राएं गलत ना हो, वर्तनी लेखन और बोलने की अभिव्यक्ति, के द्वारा छात्रों को व्याकरण की व्यावहारिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे शिक्षक ने बोला या लिखा कि आजकल घर घर में रावण है। आजकल घर घर में रावण है, इसका मतलब एक रावण की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे रावण हैं। और जब बहुत सारे की बात होती है तो निश्चित हो जाता है कि बहुत सारे हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी ये रावण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। अब इस तरह से अगर शिक्षक अपने बोलने के तरीके से, अपनी अभिव्यक्ति से और अपने व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर इस तरह से प्रस्तुति करेगा तो यहाँ पर नियम को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे व्याकरणिक शिक्षा के रूप में ही, व्यावहारिक के रूप में ही सीख जाएंगे। तो देखिए प्रमुख विधियां आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ या पुस्तक विधि। तो देखिए आगमन विधि ही होती है जिसमें हम नियम के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। नियम के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी जब विधियां पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। निगमन विधि होती है, निगमन विधि में उदाहरण के द्वारा नियम प्रस्तुत करते हैं। आगमन में
उल्टा हो गया। आगमन में उदाहरण के द्वारा, जैसे कि अभी ये उदाहरण हमने दिया शिक्षक ने और फिर नियम बताए, तो ये जो है आपका आगमन विधि। आगमन मैंने आया, पहले उदाहरण 2-4 लिखे, उदाहरण फिर नियम बनाए। जैसे हमने लिखा यहाँ समीक्षा, ठीक है, प्रतीक्षा, परीक्षा, एक जैसा कई शब्द लिख लिए। अब यहां देखा कि ई है, ई, अब इसके टुकड़े करे, सम इक्षा, तो सब में इक्षा इक्षा आ रहा है। यहाँ परीक्षा, परी इक्षा, नियम नहीं बताया, यहाँ समझ में आ गया। उदाहरण देखते कि यहाँ पर ई के बाद ई आने के बाद वो ई में बदल रहा है, तो इस तरह से ये आगमन विधि है। और निगमन विधि में नियम, निगमन में पहले नियम सूत्र लिए जाते हैं, नियम या सूत्र, नियम के आधार पर पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उनके उदाहरण बताए जाते हैं। तो इस तरह से सूत्र विधि ये संस्कृत की विधि है, सूत्र के द्वारा हम रटने वाली विधि है, या पाठ्य पुस्तक को देख करके पढ़ लेते हैं। अब आ गया आपका रचना शिक्षण। रचना शिक्षण का मतलब होता है कि लिखना, हम किसी चीज का सृजन कर रहे हैं, तो ये आपका लगभग रचना शिक्षण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो निबंध रचना और दूसरा कहानी, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार का होता है। रचना का संबंध लेखन से होता है, लेखन कला से। निबंध रचना बाकी छोटे छोटे रचनात्मक होते हैं, वो निबंध की श्रेणी में आते हैं। छोटे छोटे पत्र लिखना, सूचना लिखना, ये सारी चीजें, विज्ञापन का लेख लिखना, वो लेख लिखना मतलब लेखना, निबंध है ना। और दूसरा होता है इसमें कहानी लेखन, कहानी रचना। 2 प्रकार के लेख इसमें। तो देखिए, पहले हम निबंध, हम सब जानते हैं, सब लिखते हैं निबंध। निबंध लिखने भावों और विचारों को एक सही क्रम में एक उचित भाषा का सहारा लेकर के और अभिव्यक्त करना, भावों और विचारों को सही क्रम में नियमों में बद्ध करके, निबंध नामी है, नियमों में बद्ध करके, नियमों में बांध कर नियमों में बांधकर अभिव्यक्त करना निबंध कहलाता है, ठीक है। दोनों में ही लगभग लगभग लिखकर अभिव्यक्ति होती है। विचारों और भावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना कहानी रचना होती है, ठीक है। कलात्मक ढंग से कल्पना के साथ कल्पना के साथ, और एक और इसमें आएगा मनोरंजक तरीके से, ताकि आनंद प्रदान करे, मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना कहानी रचना
कहलाता है। कहानी रचना कहलाता है। तो देखिए इसके हम उद्देश्य देखते हैं। लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शब्द भंडार में वृद्धि, उचित भाषा शैली का प्रयोग, सृजनात्मक कला का विकास, भावात्मक अभिव्यक्ति। रचना के प्रकार हमने पढ़ लिए, निबंध रचना और कहानी रचना। खेल विधि, खेल खेल में हम कुछ शब्द दे दिए, शब्दों को इनके बारे में लिखो, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो। कहानी बनाओ, कुछ शब्द दे दिए, कहानी, इन शब्दों पर कुछ 8-10 शब्द मेन दे दिए, इन पर कहानी बनाओ। अनुकरण विधि, पहले टीचर ने बोल दिया और फिर उसके बाद बच्चे उसको दोहरा रहे हैं। शब्द प्रधान विधि, शब्द प्रदान करके, है ना। तुलनात्मक विधि, एक कहानी बता दी, इससे मिलती जुलती आपको पात्र बदल करके दूसरी कहानी लिखनी है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के द्वारा हमने प्रश्न पूछे, प्रश्न में जितने भी उत्तर आए उन शब्दों को लेकर के कहानी की रचना करना, निबंध की रचना करना। और चित्र प्रदर्शन विधि, कोई बढ़िया सा चित्र दिखा दिया जिसमें खूब सारी चीजें बनी है। मान लीजिए कोई बाढ़ का दृश्य है, कोई भी अच्छा दृश्य है, कोई भिखारी बना हुआ है, कोई राजा है, यानी कोई भी चित्र दिखा करके फिर बच्चों से कहना कि इस पर आप एक कहानी लिखिए। तो ये सारी रूपरेखा विधि, एक रूपरेखा बना दी, माने कि जैसे निबंध लिखाना है मान लीजिए, तो निबंध का नाम दे दिया। मान लीजिए सपोज करिए आपको निबंध लिखना है अनुशासन पर, ठीक है, अनुशासन पर। तो इसकी रूपरेखा प्रदान कर दी कि इसमें पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके बाद अनुशासन की परिभाषा देनी है, अनुशासन की परिभाषा देनी है या व्याख्या देनी है। फिर आपको इससे लाभ, अगर व्यक्ति अनुशासन में रहता है तो क्या लाभ है, और नहीं रहता है तो इससे होने वाली हानियां, हानियां। फिर अनुशासन का महत्व और फिर अंत में उपसंहार। ऐसे एक रूपरेखा दे दी। इस रूपरेखा के आधार पर परीक्षा में भी आता है, निबंध की रूपरेखा मिल जाती है, रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखा जाता है। ऐसे ही कहानी का भी दे देते हैं कि कोई टॉपिक दे दिया, उस पर लिख दिया, पहले इसके बारे में बताइए क्या है, फिर ये कहाँ हुई थी, फिर ये कौन कौन से पात्र इसमें आ सकते हैं, फिर इसका क्या मतलब है, इससे क्या हानियां, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या इसका महत्व है, क्या उद्देश्य है, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मनोरंजन होता है। ये सारी रूपरेखा देने के बाद बच्चों से कहानी लिखवाई जाती है। तो इस तरह से हमारी ये रचना शिक्षण विधि भी लगभग कंप्लीट हुई। अब कहानी शिक्षण विधि, अब यहाँ पर कहानी पढ़ाना है, लिखना नहीं है, ध्यान रखना। शिक्षण मतलब पढ़ाना, ये पढ़ाना है, कहानी शिक्षण। अगर आपकी बच्चे की किताब में कोई कहानी हो तो उसको आप कैसे पढ़ाएं, उसका लेसन प्लान कैसे बनाएं, किस ढंग से आप उसको डिवाइड करें कि बच्चों को वो कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, उस कहानी का उद्देश्य समझ में आ जाए, उस कहानी के पात्र उनके दिमाग में बैठ जाएं, याद हो जाएं, और उस कहानी से जो मनोरंजन मिल रहा है या जो भी शिक्षा उनको मिल रही है वो भी उनको समझ में आ जाए। तो ऐसे इसका योजना तैयार करनी है जिससे कि कहानी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो कहानी चूंकि क्या है, एक लघु वर्णनात्मक, कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्यात्मक रचना है, गद्य रचना है, ठीक है, छोटी सी होती है। इसमें किसी व्यक्ति के एक जीवन के अंश, एक घटना या एक स्थिति का वर्णन होता है, पूरे जीवन का चित्रण इसमें नहीं होता है। कहानी छोटी से छोटी 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी, 15 मिनट की, बहुत अधिक हुआ तो कहानी 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।
श्रोताओं या पाठकों का मनोरंजन करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पर लेखक का एक उद्देश्य होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति कहानी के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित कर दे, अपनी अभिव्यक्ति पर केंद्रित करता है कि किससे से अच्छी अभिव्यक्ति हो, कि कहानी रचनात्मक हो, कहानी कलात्मक हो, और सबसे बड़ी जो कहानी की विशेषता है वो है उत्सुकता। उत्सुकता कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। बट सुनते समय बच्चों का ध्यान ऐसे केंद्रित हो जाता है कि अब आगे क्या होगा इस बात के लिए वो जिज्ञासु बने रहते हैं। उत्सुकता, जिज्ञासा, ये सारी की सारी जो है इस कहानी की बहुत बड़ी जान है। अगर ये नहीं है तो कहानी दमदार नहीं होती है। तो देखिए अब हम इसके कहानी के उद्देश्य देखते हैं। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना ये कहानी का उद्देश्य है। मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त करना, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास, यथार्थ एवं आदर्श जीवन की शिक्षा, जिज्ञासा एवं रुचि उत्पन्न करना। और यहाँ पर हम एक दे सकते हैं कि छठवां, जीवन मूल्यों से संबंधित संदेश प्रदान करना। संदेश प्रदान करना, जिसको हम कहते हैं, कहानी में लिखते हैं ना, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, ये कहानी का अंतिम बिंदु होता है। पूरी कहानी लिखने के बाद, सुनने के बाद अंत में लिखते हैं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जैसे एक कौवे की कहानी, प्यासा कौवा है, कहानी सुनी, उसकी कहानी सुनाई कि एक प्यासा कौवा था जंगल में, उसने इधर उधर पानी के लिए इधर उधर तलाश की, उसने देखा एक घड़ा मिला, उसमें बहुत थोड़ा पानी था, वह निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया, धीरे धीरे करके अपने चोंच से एक एक कंकड़ उसमें डालता गया, और डालने के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो उसने प्यास बुझा ली। उसने धैर्य रखा, वो घबराया नहीं कि अब क्या करें, अब तो हम प्यासों मर जाएंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें धैर्य से काम लेना होगा और परिश्रम करना होगा, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा, मतलब ये कहानी का प्रमुख मोटो होता है। ये प्रमुख विधियां: कहानी कथन विधि, कहानी कहने से, चित्र प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, अधूरी कहानी। कोई अधूरी कहानी लिख दीजिए, एक एक लाइन लिखिए, बीच बीच में लाइन छोड़ दीजिए और बच्चों को कह दीजिए कि इस कहानी को पूरा करिए। तो ये सारी विधियां कहानी लेखन में आपकी। और सबसे बड़ी बात, कहानी की जो एक विशेषता होती है कि यहाँ पर हमें इतिहास के तत्व भी मिलते हैं। कहानी के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी भी होती है, लेकिन इतिहास में कहानीकार कल्पना को मणि की तरह पिरोता है। जिससे वह
रुचिकर होती है। तो ये आपका हो गया कहानी, और ये आया अब आपका नाटक शिक्षण। नाटक चूंकि एक दृश्य माध्यम है, ठीक है ना, दृश्य माध्यम है, दृश्य विधा है, जिसको कहते हैं दृश्य काव्य, है ना, ये है दृश्य काव्य का एक भेद है। दृश्य काव्य हम इसे देखते हैं, इसका संबंध रंगमंच से होता है, ध्यान रखना, रंगमंच से इसका संबंध है। अभिनय से इसका संबंध है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें यहाँ, जैसे आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, आप कक्षा 6 में पढ़ाने आए हैं और आपके पास एक नाटक का पाठ आ गया है, नाटक है, तो कोशिश करें कि उस नाटक को अभिनय के द्वारा पढ़ाएं, बच्चों के साथ, बच्चों को उन पात्रों को बना करके कक्षा में उसका अभिनय कराएं। इससे बच्चों का अभिनय का ज्ञान होगा, पात्रों के अनुसार बोलने की क्षमता का विकास होगा, उच्चारण क्षमता, वाचन कला का विकास होगा, भाषण कला का, बोलने की क्षमता का विकास होगा। और आपस में चूंकि जब वो पात्र बन करके उस नाटक की प्रस्तुति करेंगे, सबको अपने अपने कथन दे दीजिए, और जैसे ही मान लीजिए सपोज करिए कि कोई रजनी नाटक है, अब रजनी नाटक में जब रजनी का पात्र आए तो एक लड़की रजनी बनी है, जैसे ही रजनी का आए वो उठ के खड़ी हो जाए और बोले, और उसी भाव से, अभिनय से, उसी लय से, उसी गति से बोलने को उसको अभ्यास कराइए। तो इससे बच्चों को अभिनय कला का विकास होगा, बच्चों के रंगमंच संबंधी चीजों की जानकारी होगी, वेशभूषा, सेज सज्जा, साज सज्जा, और उनके पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग। अगर कोई नौकर है तो नौकर कैसे बोलता है, वो बोलने का उनको ज्ञान होगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातों का नाटक के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम नाटक के बारे में नहीं, स्मरण शक्ति का विकास होगा, क्योंकि जब वो नाटक प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने डायलॉग याद करेंगे, संवाद याद करेंगे, क्योंकि संवाद योजना नाटक की सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से अभिनय कला का विकास होगा, मौखिक अभिव्यक्ति, पात्रानुसार वाचन कला का विकास, रंगमंच और दृश्य पर प्रस्तुति करने का ज्ञान, कौन सा दृश्य कैसे प्रस्तुत करना है, रंगमंच पर हमें किस तरह खड़े होना है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, हमारे हाव भाव चेहरे पर क्या लाने हैं बोलते समय, हमें हाथों का अभिनय कैसे करना है, हमें किस प्रकार से मंच पर टहलना है, किस प्रकार से खड़े होना है, ये सारी चीजों का ज्ञान होगा। तो धीरे धीरे उनमें से कुछ बच्चे हो सकता है कि नाटक कला में माहिर हो जाए और आगे चल के नाटक का पूरा सृजन करने लग जाए। तो सृजनात्मक शक्ति, खेल विधि के द्वारा हम नाटक खेल सकते हैं, वाचन बोल करके, प्रदर्शन विधि के द्वारा, तुलनात्मक विधि, चित्र प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर विधि, इन सब के द्वारा हम प्रश्न पूछेंगे कि इसका क्या डायलॉग है, चलिए आप बताइए रजनी ने क्या कहा था, तो वो रजनी का पूरा डायलॉग बोलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें नाटक अगर पाठ पढ़ाना है, तो अगर हम इस तरीके से नाटक को पढ़ाएंगे तो नाटक और भी रुचिकर हो जाएगा। और नाटक में क्या कहा गया है, नाटककार का क्या उद्देश्य है, वो सब कुछ बच्चों के दिमाग में मजबूती के साथ जो ज्ञान है वो स्थायी रूप में उनके पास पहुंच जाएगा। ज्ञान स्थायी रूप में छात्रों के मस्तिष्क में पहुंच जाएगा।
इसके साथ ही हमारा ये भाषाई ज्ञान से संबंधित और हिंदी की शिक्षण जो पाठ शिक्षण है, हिंदी की विभिन्न विधाओं का जो शिक्षण है, इनसे संबंधित जानकारी हमने आपको दी। इसके साथ ही ये प्रकरण समाप्त हुआ। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम हिंदी की सभी शिक्षण विधियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, डिस्कस करेंगे और सब 15 से 20 जो भी शिक्षण विधियां हैं जो हिंदी में पढ़ाने में काम आती हैं, हम उनको समझेंगे और कौन सी विधि किस स्तर पर आती है उसके बारे में सारी जानकारी लेते हुए अगली कक्षा में हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।